दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसी खबर की तरफ आपको लेकर के चल रहा हूं जो गोदी मीडिया से गायब है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सांसद कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक के विजयपुरा लोकसभा सीट से 7वीं बार चुने गए हैं। वो एक ऐसे सांसद हैं जिन्हें आप भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दलित चेहरा कह सकते हैं। सबसे बड़ा उस रूप में नहीं कि उनका पोर्टफोलियो क्या है, बल्कि इस रूप में कि सबसे लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। 7वीं बार 2002 में वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे कर्नाटक में, और उसके बाद से लगातार वो बीजेपी में हैं। पिछले नरेंद्र मोदी की सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए थे। 2019 से लेकर के 2022 में उनको हटा दिया गया था। नाम है रमेश जिगाजिनाजी। रमेश जिगाजिनाजी एक बड़े दलित लीडर हैं कर्नाटक भाजपा के, और इस समय एक बयान उन्होंने दिया है जिसको लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल उन्होंने आज ये बयान दिया है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाने से उनके क्षेत्र के लोग नाराज हैं और गुस्से में उनसे अनाप शनाप बात कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कहते थे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो आरएसएस है, वो दलित विरोधी है। दोस्तों, इस खबर को कैसे डिकोड किया जाए, और ये खबर गोदी मीडिया के चैनल से क्यों गायब हो गई, अखबारों में नहीं है। मैंने जब चेक किया इसको तो केवल द हिंदू की एक रिपोर्ट मुझे दिखी जिसमें इस खबर पर लिखा गया है। बाकी हिंदी के अखबार में तो वो गायब है। और रमेश जिगाजिनाजी उस कर्नाटक से आते हैं जो साउथ इंडिया में एक तरह से दरवाजा है भाजपा का। और भारतीय जनता पार्टी 1980 के दशक से ही अपनी सामाजिक समरसता के राजनीति के तहत भाऊराव देवरस और दत्तोपंत ठेंगड़ी के जरिए दलितों और आदिवासियों, पिछड़ों को जोड़ने की कोशिश करती रही है। और आरएसएस ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी में उनके हित सुरक्षित हैं, और इसके लिए बीजेपी और आरएसएस ने बहुत प्रतीकात्मक राजनीति की। इतिहास को डिस्टॉर्टेड करके पेश किया गया। जो दलितों के साथ अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न सदियों से हो रहा है, उसे बता दिया गया कि ये तो मुगल काल में शुरू हुआ था। वाल्मीकि समाज के बारे में कहा गया कि हमारा जो वाल्मीकि समाज है उसके पुरखे तो महर्षि वाल्मीकि हैं, रामायण के लेखक। लेकिन उस समाज में जो वो क्षत्रिय समाज था, वो मुगल काल में मल उठाने के लिए विवश कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। जबकि मनु स्मृति से लेकर के और उसके पहले आप चले जाइए, बाकायदा अति शूद्र या अछूत होने के प्रमाण मौजूद हैं कि कैसे कैसे व्यवहार किया जाता था। मनुस्मृति का तो पूरा विधान ही है कि उस पूरे न्याय प्रणाली में उनके साथ क्या व्यवहार किया जाना चाहिए। अब मैं उस इतिहास में बहुत लंबा नहीं जाऊंगा। और जो वर्तमान राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की, उसने डॉक्टर अंबेडकर को अपने लिए प्रातः स्मरणीय बना दिया, जबकि उनके नेता अरुण शौरी रहे हों या उसके पहले
बाबा साहब अंबेडकर ने जब हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया था सदन के भीतर, उस समय भी उनके पुतले जलाए गए थे। हिंदू महासभा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा विरोध किया गया था और उन्हें संविधान निर्माता के तौर पर स्वीकार ही नहीं किया गया। रामराज परिषद जैसे संस्था ने, पार्टी ने अंबेडकर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। 80 के दशक और उसके पहले से अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर को सरेआम गालियां दी जाती थी, क्योंकि उनके जरिए दलितों, आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान हुआ और वो अस्पृश्यता मिटाने के लिए, समाज में समता स्थापित करने के लिए, न्याय के लिए प्रावधान संविधान में करके गए। इसलिए वो उनके दुश्मन हो गए, जानी दुश्मन। तो क्या क्या नहीं कहा गया कि वो थर्ड डिविजनर हैं, फॉल्स गॉड हैं, और संविधान के निर्माता के तौर पर उन्हें खारिज कर दिया गया। ये जो 80 के दशक में खेल हुआ कि दलितों को, उन एकलव्यों को नल, नील और जामवंत ये सब बना करके, हनुमान बना करके, माने सेवक बना करके, शबरी बना करके, माने जूठा खाना है आपके, उसमें आता है सेवा करना है, तो उनको एक हिंदुत्व के खोल के भीतर समेट लिया गया और वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल किया गया। राम मंदिर के आंदोलन में भी, गुजरात के दंगों में भी, और उसका पोस्टर बॉय कौन है गुजरात दंगों का? अशोक मोची, जो आज भी जूतों पर पॉलिश कर रहा है। तो चाहे दंगों में इस्तेमाल किया गया हो या वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया हो, दलितों को भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह से इस्तेमाल किया और सरकार में उसके अपना एजेंडा भी गायब कर दिया गया, आरक्षण खत्म कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने पैर धोए, ग्लोरीफाई किया गया उस काम को कि आप इसी के लायक हैं और इसको करते रहिए, लेकिन गटर में वही स्वीपर मर गया। उसी काशी में कोई सुध बुध नहीं प्रधानमंत्री की। ऊना में दलितों को पीटा गया, नरेंद्र मोदी को कोई मतलब नहीं। उन्होंने केवल लखनऊ में आकर के कहा था कि मुझे गोली मार दीजिए, मेरे दलित भाइयों को मत मारिए। ये ढोंग था एक प्रधानमंत्री का। और उस पार्टी ने रामनाथ कोविंद को अगर राष्ट्रपति बनाया तो केवल वोट बैंक हासिल करने के लिए, उस कोरी समाज का वोट हासिल करने के लिए, चाहे गुजरात में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में, मध्य प्रदेश में हो। ये जो सिंबॉलिक राजनीति की उसने, उसमें केवल लोगों के चेहरों को इस्तेमाल किया, उन कहानियों का इस्तेमाल किया, इतिहास को डिस्टॉर्टेड करके पेश किया, उनके अशिक्षा और अज्ञानता का फायदा उठा करके, डॉक्टर अंबेडकर की पूजा करके, संविधान की पूजा करके और सारे मूल्यों को खत्म करने की साजिश धीरे धीरे की जा रही थी, वो अब एक्सपोज होने लगी है। और वो जो सांसद हैं कर्नाटक के रमेश साहब, उन्होंने तो कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। ये जो आज कहा गया है, भले ही इसे व्यक्तिगत स्वार्थ के तौर पर देखा जाए कि उन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, बनाया जाना चाहिए। इसीलिए मैं पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपको कोई बड़ा चेहरा दिखाई पड़ता है दलितों में? एक मेघवाल साहब हैं, कानून मंत्री हैं, जो अर्जुन राम मेघवाल, लेकिन वो मोदी जी के पीछे पीछे केवल लगे रहते हैं। आज तक उन्होंने क्या किया है समाज के लिए वो किसी को नहीं पता होगा। तो कोई चेहरा ऐसा जो एजेंडा से लैस हो, कोई पावरफुल हो, ऐसा कोई नहीं है। केवल मुखौटे के रूप में सबको इस्तेमाल किया जाता है, चाहे पूर्व राष्ट्रपति रहे हो, चाहे आज के कानून मंत्री हो। ये सवाल आज जो उठ रहा है, ये सवाल अब बवंडर में तब्दील होने जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी की उस कमजोरी को दिखाता है कि 240 पर आकर के रुक गए, तो अब कोई भी आकर के, अगर नरेंद्र मोदी ने 300 या 290 पार की होती सीटें, तो ये हिम्मत नहीं थी किसी की। 10 साल जो हुआ है वो भी एक वजह है कि दलितों का जो उत्पीड़न हुआ, उनके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, वो भी एक कारण है। लेकिन
ये जो बात कर्नाटक से और एक दलित सांसद के द्वारा निकली है, ये अभी धीरे धीरे बड़े पैमाने पर पूरे देश से निकलने वाली है। और तब नरेंद्र मोदी क्या अपने आप को बचा पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी की सत्ता तब बच पाएगी? हालात ये हैं कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक नहीं कर पा रहे। जो अंदरूनी तनाव है, वो जो द्वंद्व है कि कहीं बाहर निकल करके ना आ जाए, ये जो आवाजें मुखरित होने लगी हैं, वो आवाजें कल एक बड़े सुनामी में ना तब्दील हो जाएं, बड़े अंधड़ में ना तब्दील हो जाएं, बड़े तूफान में ना तब्दील हो जाएं। और अगर वो होती हैं तो फिर कोई गोदी मीडिया उसको नहीं बचा पाएगा। गोदी मीडिया भले ही ये खबर ना दिखाए, लेकिन असल में ये खबर खबरदार करने वाली है भाजपा को। और ये भी है कि जल्दी ही बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई विद्रोह हो सकता है। और ये विद्रोह एक दलित सांसद के जरिए शुरू जो हो रहा है धीरे धीरे, उसमें अभी शिवराज सिंह चौहान भी आ सकते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया भी खड़ी हो सकती हैं, योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं, नितिन गडकरी भी हो सकते हैं। ये तो तमाम चेहरे हैं। वो चेहरे कल को किसको आगे करेंगे और क्या बोलेंगे, और गुजराती लॉबी कैसे उनका समाधान करेगी, कैसे उनको सेटिस्फाइड करेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। और जब सरकार बैसाखियों पर हो तब इस तरह के स्वर उठना नरेंद्र मोदी के लिए हित में नहीं है, ठीक नहीं है। और आगे चल करके ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इस विरोध में कही गई आवाज को बवंडर बनने में। बस देखते रहिए कि आने वाले दिनों में क्या होता है। शुक्रिया।